जो इको के पैराग्राफ राइटिंग के क्वेश्चन होंगे वो पढ़ेंगे। सो पहला क्वेश्चन है વ્યૂહાત્મક આયોજનનો ખ્યાલ। તો પ્રસ્તાવના વ્યૂહાત્મક આયોજનના હરીફાઈ ગ્રાહકની પસંદગી પુરવઠાદારો અને સરકારની નીતિઓના સંદર્ભમાં એકમના લાંબા ગાળાના હેતુઓ નક્કી કરવા, બદલાયેલી પર્યાવરણીય પરિસ્થિતિના સંદર્ભમાં હેતુઓમાં ફેરફાર કરવા, હેતુઓની સિદ્ધિ, આવશ્યક સાધનોની પ્રાપ્તિ અને ઉપયોગ વિષયક નીતિઓનું ઘડતર કરવું વગેરેનો સમાવેશ થાય છે। तो व्यૂહાત્મક आयोजन में क्या होता है? हरीफाई यानी कि कंपटीशन, ग्राहक की पसंदगी, ग्राहक की क्या पसंद करता है, पुरवठा उसका कितना पुरवठा है, और सरकार की नीति, सरकार की नीति उसके लिए क्या है। जैसे कि ले लो शराब, दारू, उसका पुरवठा तो है लेकिन सरकार की नीति के संदर्भ में नहीं, वो अगेंस्ट है। एकम में लांबा गाळाना हेतु, और उसके क्या एकम के लांबा गाळा के हेतु क्या है, पर्यावरण की क्या परिस्थिति है, फुगावा है, मंदी है, तेजी है, फेरफार हेतु और सिद्धि है, हमने हेतु को कितना सिद्ध किया, आवश्यक साधनों की प्राप्ति, कौन से साधन चाहिए, ये सारी चीज़ें का समावेश करता है। વ્યૂહાત્મક આયોજન એક પ્રકારની યોજના છે। તે સામાન્ય કેવા પ્રકારની સેવાઓ પૂરી પાડશે તે સ્વરૂપે ધંધાકીય એકમનો કેન્દ્રવર્તી हेतु नक्की करे છે। एक प्रकार की ये क्या है, योजना है, कैसी सेवा हमको समाज को देनी है वो उस पर मेन ध्यान देने की एक योजना है। आ सेवाओं સર્જન અને વિતરણ કર્યા સાધનો द्वारा करवानो इरादो धरावे ते पण तेना नक्की करवामां आवे छे। अब हमने आयोजन तो कर लिया, उसके लिए कौन से साधन की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी मशीनरी, वो सबका आयोजन करना है। CRN एंथनी ना अभिप्राय अनुसार વ્યૂહાત્મક आयोजन एटले एकमना लांबा गाळाना हेतुओनो नक्की करवानी आ हेतुओमां फेरफार કરવા અંગેના નિર્ણય લેવાનો હેતુ સિદ્ધિના ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા સાધનો અંગેના નિર્ણય લેવાની અને આ સાધનોની પ્રાપ્તિ ઉપયોગી નિકાલ माटेनी नीतियों अंगेना निर्णय लेवानी प्रक्रिया। तो इसमें क्या है कि हमने आयोजन किया, हमको कौन सी मशीन चाहिए, बड़ी मशीन चाहिए वो हम लेके आएंगे, उसके लिए कौन से साधन चाहिए होंगे, क्या प्रकार का वातावरण चाहिए, कैसा फेरफार करना पड़ेगा, सिद्धि हो रही है या नहीं हो रही है हेतुओं की, उपयोग में लेने के जो साधन हैं वो सब कौन से कहाँ से लाना है, वैसा निर्णय लेना है, साधनों को क्या कैसे उपयोग करना है, ये सारी चीज़ों का निकाल करना है, वैसी नीति अपनानी है, पद्धति अपनानी है। ठीक है। अब क्वेश्चन 2 है अंकुशનો વિસ્તાર અથવા સંચાલનનો વિસ્તાર। પ્રવૃત્તિઓનો વિભાગીકરણ કરી જુદા જુદા વિભાગો બનાવી વિભાગના સંચાલનની જવાબદારી સંચાલકોને સોંપવામાં આવે છે। तो हम क्या करते, प्रवृत्ति का विभाग करते, ए विभाग, तो खरीदने वाला विभाग है, मैन्युफैक्चरिंग विभाग है, फिर उनकी जवाबदारी सौंप देते हैं। संचालको पोतपोताना विभागना बधा कार्यों करी शके तेथी ते पण पोताना हाथ नीचे मददनीशोनी निमणूक करीने तेमने जुदा जुदा कार्यों करवानी जवाबदारी अने सत्ता सौंपे छे। संचालक एक इंसान है, वही सारा कार्य करेगा, वही सारी निमणूक लेगा, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए वो क्या करता है, मददनीश उनको मदद कर सके वैसे इंसानों को ढूंढता है अपने अंदर, उनको जवाबदारी और सत्ता सौंपता है। आ रीते विभागीय वडाना हाथ नीचे घणा माणसोનું નિમણૂક કરવામાં આવે છે। विभागीय वड़ा क्या करता है, अच्छे इंसान को चुनता है और उनको काम सौंपता है। हाँ, બધા તાબેદારો पर संचालक के देखरेख અને अंकुश રાખવાનો હોય છે। अब एक बार उसने सत्ता दे दी, उसके बाद वो क्या करेगा, देखरेख करेगा। संचालक જેટલા માણસો પર અસરકારક રીતે દેખરેખ અને અંકુશ રાખી શકે તેને સંચાલનના વિસ્તાર અંકુશના વિસ્તાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। संचालक ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों उस पर देखरेख रख सकता है, 100-200, उसको विस्तार कहते हैं। संचालनના વિસ્તારે તાબેદારની સંખ્યા बतावे છે। क्या बताता है, ताबेदार की सत्ता જેના પર સંચાલક અસરકારક રીતે અંકુશ રાખી શકે છે। સત્તાલક્ષી નેતૃત્વ, તે નેતૃત્વના આ પ્રકારને आप खुदशाही नेतृत्व तरीके पर ओळखવામાં આવે છે। आप खुदशाही यानी आप खुद से ही सारे निर्णय हम लोग ले लेंगे। ठीक है। એ જ માણસ અથવા અમુક મર્યાદિત વ્યક્તિઓનું બનેલું જૂથ सर्वसत्ताधीश હોય છે। सर्वसत्ताधीश उनको सब कुछ करने की सत्ता है। हाथ नीचे ना माणसों स्वतंत्र रीते निर्णय लेवानी स्वतंत्रता होती नहीं। अगर किसी के हाथ नीचे तुम काम कर रहे हो तो क्या सेठ को सत्ता है ना हमको बोल करने की, हमारी खुद की सत्ता नहीं होती। एवी मान्यता અને નિર્ણયો લેવાની બીજાઓની શક્તિઓને અવિશ્વાસ એ આ પ્રકારની નેતાગીરી अपनावा पाछળનું मुख्य कारण હોય છે। उससे क्या करते हैं हम, अविश्वास यानी सामने वाले व्यक्ति पे विश्वास नहीं करते,
हमको लगता है वो बराबर काम नहीं करेगा, इसलिए हम सत्ता लेने की उसको जवाबदारी नहीं देते। સત્તાલક્ષી નેતૃત્વના પણ જુદા જુદા પ્રકાર ગણી શકાય। પરિણામે પ્રાપ્ત કરવા જે સત્તાધારી તેના ધાક, ધમકી, ભય, દબાણો અને નિષેધાત્મક બળનો ઉપયોગ કરે તો તેને કોર્સિવ ऑटोकाट तरीके ओळखવામાં આવે છે। उसमें क्या तुम एक इंसान को बोल बोल कर रहे हो, धमकी दे रहे हो, निकाल दूंगा, उसके लिए डर पैदा कर रहे हो, दबाण कर रहे हो, ऐसा अगर तुमने नेतृत्व अपनाया है तो उनको कौन सा कोर्सिव ऑटोकाट तरीके ओळखવામાં આવે। સત્તાધીશ નેતાઓના ખરેખર નેતૃત્વ શક્તિ હોય, પ્રભાવશાળી વ્યક્તિત્વ હોય, મળતાવાળો અને હસમુખો स्वभाव है तो ते कर्मचारियों ने दिल जीती लई एमनो सहकार प्राप्त कर सके। हमने सुना है ना कि भाई वो कंपनी का मैनेजर बहुत अच्छा है, उसकी बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा है। ऐसा सत्ताधीश होना चाहिए कि उनका हसमुख चेहरा होवे, प्रभावशाली होवे, अच्छा इंसान होवे, सुबह में आते ही कर्मचारी बोले हाँ अच्छा इंसान आया है। हाँ, ऐसा नहीं कि यार बॉस आ गया डरने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। નેતૃત્વનો આ પ્રકાર અપનાવીને જો સફળતા પ્રાપ્ત કરતી હોય તો હુકમોનો સ્પષ્ટ અને સમજી શકાય એવા હોય જોઈએ અને કર્મચારીઓને સહકાર प्राप्त કરી શકાય તેમજ તેને આપી શકે। अगर तुमने अच्छा नेतृत्व अपनाया तो तुम कर्मचारियों का क्या कर सकते हो, सहकार अपना सकते हो। छूटो दौर मैंने समझाया है ये सारी चीज़ें शॉर्ट नोट वाले शॉर्ट क्वेश्चन में। નીચેના કર્મચારી જૂથ ઉપર સંચાલક ઓછામાં હાથ નીચે કર્મચારીઓ જૂથો પર સંચાલક ઓછામાં ઓછો અંકુશ રાખે અને નિર્ણય લેવાની સત્તાની સોંપણી કર્મચારીના જૂથને કરી દેવામાં આવે તો તેને છૂટા દોર તરીકે ઓળખવામાં આવે। તેમાં સત્તાનું વધુ પડતું વિકેન્દ્રીકરણ જોવા મળે છે। સંચાલક તાબેદારોની નિષ્ઠા અને શક્તિમાં વિશ્વાસ મૂકી નિર્ણય લેવાની સત્તા તેમને સોંપે છે। इसमें क्या करता है संचालक, सत्ता सौंप देता है कर्मचारी को, ताबेदारों को, उन पर निष्ठा करता है, उन पर विश्वास रखता है कि ये अच्छा है, घोटाला नहीं करेगा અને તેમના પર લઘુત્તમ અંકુશ રાખે છે, कम से कम अंकुश रखता है, ज़्यादा उनके कामों में मुंह मारता नहीं है, ठीक है, उनको रोक टोक करता नहीं है, उनकी उल्टा मदद करता है। संचालक देखरेख राखे છે પણ દખલગીરી કરતો નથી, ઊભા થયેલા પ્રશ્નોનું વિશ્લેષણ આપે છે, નિર્ણય લેવાની ભૂમિકાનું સર્જન કરે પરંતુ લેવાની પહેલ નથી કરતો। हाँ, अगर कोई ताबेदार को प्रॉब्लम हो रही है तो संचालक को जाके पूछ सकता है, ठीक है। જ્યાં જુદી જુદી જગ્યા કારખાના કે શાખાઓમાં આવેલી હોય ત્યાં સ્થાનિક પરિસ્થિતિમાં ધ્યાનમાં રાખીને નિર્ણય લેવાનો હોય તે આ પદ્ધતિ આવશ્યક બને છે। जहाँ क्या होता है कि लॉन्ग टर्म कोई एक इंसान कर्मचारी हमारे धंधे में रहता है तो हम क्या करते हैं, उस पर सारी जिम्मेदारी सौंप देते हैं। કેટલીક વાર નિર્ણય લેવાના ક્ષેત્રની મર્યાદાઓ બાંધી આપવામાં આવતી હોય છે અને તે મર્યાદા લઈને કર્મચારીઓ स्वतंत्र રીતે निर्णय ले सके। हम कहते हैं कि भाई ये डिपार्टमेंट पूरा तेरा है तो तेरी मर्जी से निर्णय ले ले। લોકશાહી નેતૃત્વ, લેવિન, લિપિત, વ્હાઇટ અને ત્રણે સત્તાલક્ષી નેતૃત્વ, છૂટો દોર અને લોકશાહી નેતૃત્વ એ ત્રણનો સંશોધન દ્વારા અભ્યાસ કરેલો હોય છે। તેમના સંશોધન પરથી જાણવા મળે છે કે સત્તાલક્ષી નેતૃત્વ અને છૂટો દોર કરતાં લોકશાહી નેતૃત્વ વધારે જૂથ સ્વયં સ્ફૂર્ણમાં વધુ ઉત્પાદક વર્તનમાં ઓછા આક્રમક વર્તનમાં પરિણમે છે અને નેતા પરનું કર્મચારીનું અવલંબન પણ ઘટે છે। લોકશાही हम क्या करते हैं, जैसे कि 10 कर्मचारी है, 10 कर्मचारी बोले कि भाई हमको ये इंसान अच्छा लग रहा है, मॉनिटर होता है ना क्लास में वैसा, उसमें क्या करते हैं कि उसको सारी सत्ता दे देते हैं, ठीक है, और वो सारा काम संभालता है। લોકશાહી यानी कि सबने साथ में मिलकर उसको निम्न किया है और कर्मचारी अवलंबन पण घटे છે और दूसरे कर्मचारी उस पर बोल बोल करते नहीं। अवलंबन यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, ठीक है। ये मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझाया है। આજે લોકશાહી મૂલ્યોનો વડેલા દેશોમાં ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે પણ લોકશાહી મૂલ્યો અને પદ્ધતિઓ પર ભાર મૂકવામાં આવે છે। લોકશાહી नेतृत्व ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने में आता है। इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं, हम मुद्दे से लिख सकते हैं। લોકશાહી नेतृत्व જુદું જુદું સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે તે કામગીરી પરિસ્થિતિ સુધારવા માટે શું કરવું જોઈએ, જે સિદ્ધિને સરળ કેવી રીતે બનાવી શકાય વગેરે ધ્યાનમાં રાખીને નિર્ણય લેવામાં આવે છે। લોકશાही में क्या करते हैं, हर चीज़ को ध्यान में रखना, वातावरण को, कंपनी के ध्येय को, परिस्थितियों को बाद में हम क्या लेते हैं, सारी चीज़ों को ध्यान में लेके निर्णय, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत, मैंने जितना बोला है आप उतना ही लिखोगी तो भी चलेगा, एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम है तो हमें सोच समझ के सारी चीज़ें सीखनी है।
ભારતમાં ઉદ્યોગો સાહસિકના વિકાસમાં સ્ટાર્ટઅપની ભૂમિકા. સ્ટાર્ટઅપ એ એવા ધंधाकीय साहस જેની શરૂઆત एक व्यक्ति के समूह द्वारा કરવામાં આવે છે. स्टार्टअप यानी कुछ चीज़ को स्टार्ट करना. एक व्यक्ति खुद का व्यू देता है और उस पर क्या करता है, काम करता है. समूह यानी खुद को दोस्तों को बोलता है, सबको मिलकर उसमें काम करते हैं. જોવા જોઈએ તો ઉદ્યોગ સાહસિક એવી વ્યક્તિઓ છે કે એવા સાહસોની શરૂઆત કરે જેમાં ભરपूर जोखम રહેલું હોય છે. इसमें क्या जोखम बहुत सारा है, इसलिए तो बोलते हैं साहस, हिम्मत लेनी पड़ती है हमें. नाणकीय जोखम उपरांत रचनात्मक नवीनीकरण सेवा अन्य चीज़ वस्तु बनाना जोखम. अब इसमें क्या करना है, हमें जो चीज़ें बन चुकी है वो नहीं बनानी है, कुछ यूनिक बनाना है. स्टार्टअपનું સ્વરૂપ જોખમી હોય છે, જોખમી होता है क्योंकि उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. પરંતુ એક સફળ સાહસિક ધંધાકીય સાહસની સ્થાપના કરીને ઉડાણપૂર્વકનું સંશોધન અને ચોક્કસ પ્રકારનું આયોજન અને ઉચિત કૌશલ્ય વિકાસ દ્વારા આ જોખમ ઓછું કરી શકે. लेकिन अगर तुमने जोखम ले लिया और तुम्हारी धंधाकीय साहस आगे बढ़ गया, स्थापना हो गई उड़ानपूर्वक, तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी. ऐसा बोलते हैं ना, वो खुद का कौशल्य का उपयोग करके अच्छा कर सकते हैं. એક સફળ ઉદ્યોગ સાહસીનો સૌથી મહત્ત્વનું પાસું તેની મહત્વવાન વલણો સ્વીકારવાની ગુણ મજાનો વિકાસ, આધુનિક ટેકનોલોજી, गतिशील नियमों તેમજ નાણાકીય पर्यावरण अपनाવાનો છે. हर चीज़ को देख के, पर्यावरण को, नाणाकीय साहस को, विकास को, बाजार को, सारी चीज़ को देख के साहस करना चाहिए. अब हम ये स्किप कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, लेकिन ये पैराग्राफ है. આટલા વર્ષોમાં ઉદ્યોગ સાહસિકતા ભારતના વૃદ્ધિ અને વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ સાબિત થયું છે. बहुत सारे लोगों ने विकास किया, जैसे टाटा अंबानी, रिलायंस, जियो, ये सब स्टार्टअप से ही बना है. पहले कोई ने शुरू किया था. भारत में रोजगारी संघर्ष पद्धति में વધારો નોંધાવ્યો છે. स्टार्टअप करने से क्या लोगों को क्या मिलता है, रोजगारी मिलती है. अब द EY-G2 एंटरप्रेन्योरशिप બેરોમીટર 2013ના રિપોર્ટ પ્રમાણે ત્રિશક્તિ એટલે 3 સાથે મળીને સરકાર, ઉદ્યોગ સાહસિક અને संगठनों इच्छित विकास साधी सके. क्या करना है, अगर कोई स्टार्टअप होता है तो सरकार उसमें बहुत मदद करती है. सुना है तुमने, इसलिए तीनों का मदद करके एक स्टार्टअप चालू होता है. हाँ दोस्तों, भारत में भंडोળ श्रेणीમાં 11મું स्थान है. तो 11 इसमें भारत का कौन सा स्थान है, 11वां. સર્વે દરમિયાન 66% ભારતીય ઉદ્યોગ સાહસિકો એવું જણાવ્યું કે 2008 અને 10ના 3 વર્ષોમાં સમયગાળામાં ખાનગી ઇક્વિટીમાં વધારો થયો છે. इक्विटी यानी शेयर बाजार, खानगी इक्विटी में बहुत सारा વધારા हो गया है. कब दरमियान, 2008 और 2010 के दरमियान उद्योग साहसी बहुत सारा स्टार्टअप करने लगे. इसका मतलब ये है ઉદ્યોગ સાહસિકમાં 11મું સ્થાન પ્રાપ્ત કરેલ છે, જેમાં 69% ઉદ્યોગ સાહસિકો જણાવે છે કે ભારતીય વાતાવરણ એ ઉદ્યોગ સાહસિકોના વધુ કોળવણી અને પ્રોત્સાહન માટે अनुकूल છે. तो भारतीय वेस्टर्न गवर्नमेंट जो है क्या करती है, उद्योगों को आगे बढ़ने के लिए तके देती है, ये लोगों ने बोला है. ઉદ્યોગ સાહસિકતાના શિક્ષણ અને તાલીમના અનુસંધાનમાં ભારતનું છેલ્લું સ્થાન છે. आरटीआई आता है ना, ITI, जिसमें प्लम्बरिंग ये सब सिखाते हैं, उसको तालीम बोलते, ठीक है. उसमें भारत का कौन सा है, છેલ્લું સ્થાન. પરંતુ 70% સ્થાનિક ઉદ્યોગ સાહસિકો અનુભવે છે કે 3 વર્ષોમાં ઘણી બધી बिन सरकारी तालीमों नेटवर्क में વધારો થયો છે. अब ITI का महत्व कितना बढ़ गया है पता है. यहाँ पे भी कितनी सारी ITI की चीज़ें शुरू हुई है. इसमें क्या करता है, लोग बच्चे 10वीं पास करके ITI ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है. उसमें 70% उद्योग साहसिको जણાવે છે. उसमें कितने हो गए, 70% वहाँ से उद्योग साहसिक बने हैं, ठीक है. हमने सारे ये शॉर्ट प्लस पैराग्राफ वाले क्वेश्चन कवर किए हैं. शॉर्ट क्वेश्चन के वीडियो अलग है और लॉन्ग के भी अलग है. उम्मीद है आप लोग वो देख लोगे. थैंक यू.